हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए प्रीवियस पेपर लेके आया हूँ। यह पेपर जो है 4 जनवरी 2022 का है, जिसमें मेरे द्वारा सेट भी मारा गया है। मेरा सीडीपी में जो है 28 आया है, आउट ऑफ 30 28 आया है। चलिए देर न करते हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं बारी बारी से। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल का उपयोग उदाहरण है। स्थूल कौशल मतलब आपको बताना चाहूँगा कि स्थूल कौशल है क्या। तो स्थूल का मतलब होता है जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप जो है टच कर सकते हैं, ठीक है। और सूक्ष्म का मतलब होता है अंगुलियों से, ठीक है, यानी बारीकी चीज़ से है सूक्ष्म। चलिए क्वेश्चन का आंसर होगा पैर पर संतुलन रखना। आप देख रहे हैं कि मटर को अंगुलियों से दबाएंगे तो अंगुली से सूक्ष्म हो गया। किताब के पन्नों को पलटना, ठीक है, फिंगर से अंगुली से होगा। पेंसिल पकड़ना भी जानिए तो स्थूल हो गया, क्योंकि बड़ी एरिया में पैर से, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है, ठीक है। किसका परिवर्तन है विकासात्मक परिवर्तन, तो वह है आनुवंशिक और पर्यावरण के, ठीक है, परिस्थितियों का अनूठा संयोग, यानी कि आनुवंशिक और पर्यावरण का संतुलन ही विकास में का परिमाण है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है, ठीक है, यानी कि विकास जो है आपका हो रहा है तो किसका परिणाम है, तो देख लिए सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। 2 से 6 वर्ष, ठीक है, तो ये हो गया प्रारंभिक बचपन, ठीक है। 2 से 6 वर्ष आएगा तो प्रारंभिक बचपन जो है आपको शैशवावस्था आएगा तो 0 से 2 वर्ष आएगा, ठीक है। और मध्य बचपन आएगा तो 6 से 11 वर्ष आएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन दिया है, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी शो पर आधारित होता है, ठीक है। रियलिटी सही बात, ये तो कथन आप जान ही रहे हैं कि आजकल बच्चे मोबाइल से ज़्यादा कुछ सीख रहे हैं, यूट्यूब वीडियो से देख रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दिया है आर उसका कारण बताया है कि इन दोनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया भी समाजीकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया। ये तो बात 100% सही है। आप ये देख रहे हैं कि जो बच्चों को अगर हम कुछ सिखा नहीं पा रहे हैं, वो जो है आपको मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सीख रहा है। तो दोनों कथन सही है। और आर जो है ए का जो है क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। दोस्तों ये मेरे द्वारा सेट मारा गया है, मेरा नाम सूरज है, इसमें लिखा गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैं 100+ क्रॉस किया हूँ, मात्र कुछ दिनों में ही 100+ क्रॉस किया हूँ। और मैं आपको वो सब तरीका बताऊंगा जिससे आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर उठा पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक, ठीक है, महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ठीक है। तो आपको कौन से कारक, ये जो है ऑप्शन के अनुसार आपको चूज करना है। तो कौन कौन सा कारण मैं आपको बताता हूँ। शिक्षण की गतिशीलता, ये तो बात सही है। अगर बच्चे को अधिगम ज़्यादा कराना है, सुगम कराना है, तो शिक्षक एक्टिव होना चाहिए। आलसी रहेंगे तो क्या बच्चे सीखेंगे। विविध सामग्री के उपयोग, यानी कि कोई भी आप शिक्षा दे रहे हैं तो उससे रिलेटेड अगर आपके पास सामग्री है तो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। फिर तीसरा दिया हुआ है मध्य स्तरीय न्यून अनुभव प्रदान करना। सही बात है, अगर उनको अनुभव के साथ सिखाएंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। और फोर्थ में दिया है नकारात्मक सकारात्मक पुनर्वलन सुनिश्चित करना। तो देखिए नकारात्मक का तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो जब भी नकारात्मक है पहले ही उसको छाड़ दिया। तो इसका आंसर 1 2 3 होगा। चलिए देखते हम लोग ऊपर में। चलिए देखिए इसका आंसर जो है सेकेंड हो गया है। दोस्तों मेरे द्वारा 100 मार्क्स लाया गया है, ठीक है। और मात्र बहुत कम दिन में ही मैं लाया हूँ, ठीक है। मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा। इस सेट के माध्यम से दूसरे द्वारा सेट के चेक किया गया है। हम लोग जो है सेट मारते हैं, मैं भी सीटेट का ही तैयारी कर रहा हूँ। और मैं आपको सारा क्वेश्चन दिखाऊंगा किस तरह से जो है कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत आ रहा है, कौन सा सही हो रहा है, ताकि आपका गलती ना हो। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में जीवनवादी दृष्टिकोण होता है और ये मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों को, ठीक है, लौटते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे के बारे में बता रहे हैं किस वर्ष के बच्चे
किस अवस्था के बच्चे जो है दुनिया के बारे में जीवादी, यानी कि अगर हरे पौधे भी दिखेंगे, कीड़े मकोड़े भी दिखेंगे, ठीक है, पेड़ पौधे भी दिखेंगे, तो उनको जीवादी ही ज़्यादातर दिखेगा। अगर कोई पत्थर लुढ़क रहा है तो भी समझेंगे कि वो तो जिंदा है। तो ये होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो मैं आपको अवस्था बता दे रहा हूँ। संवेदी और चालक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व सक्रियात्मक का आपका हो गया 2 से 6 वर्ष। तो इसी में जो है आपको बच्चे की मंशाएं जो है जैववाद पर ज़्यादा होती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दोस्तों मेरे द्वारा इतना सुविधा नहीं है कि मैं अच्छे से वीडियो बना सकूं, बट मैं चाहूँगा कि अच्छे से अच्छे आपको जो है क्वेश्चन को उपलब्ध करा सकूं। चलिए देखते हैं आगे। किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? किसके? जब भी भाषा और संज्ञानात्मक विकास समाज से आ जाएगा तो लेविगास्की हो जाएंगे, जिसमें लेविगास्की आपको सही आंसर है। आगे देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? तो वाइगोस्की के अनुसार बच्चे जो है सबसे ज़्यादा बातचीत के माध्यम से सीखते हैं। देखिए दोस्तों ये मेरा हमसे छूट गया था, मार नहीं पाएंगे जल्दी में, क्योंकि थोड़ा मैं देर से पहुंचा था। क्वेश्चन दिया है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में, तो कभी भी बाल केंद्रित आ गया तो बच्चे के ज्ञान से ही होगा। बाल केंद्रित शिक्षा जो है बच्चे से ही होता है। आप इसमें निगेटिव देख सकते हैं, निष्क्रिय तो होगा ही नहीं, ब्लैक बोर्ड पर लिपि करवाना है नहीं है, 2 कॉपी नहीं करवाना है, ठीक है, नकल नहीं करवाना है, निष्क्रिय तो होगा नहीं। आंसर इसका भी करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, सही सुमेलित है। तो मैं पहला मार के फिर उसको कन्फ्यूजन था मुझे वो, क्योंकि नहीं होगा उसका सेकंड आंसर होगा अच्छा लड़का अच्छी लड़की दूसरों के साथ भला अनुमोदन। ठीक है, अगर आपको अच्छा बना तो दूसरे के साथ भला करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको दूसरा आंसर इसका सही होगा। आगे देखते हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में खाली स्थान बुद्धि, ठीक है, वाले व्यक्ति वनस्पति और जीवों के, ठीक है। तो देखिए सोच के देखिए कि वैसे व्यक्ति के बारे में बता रहा है जो वनस्पति और जीवों के बारे में, सुंदरता के बारे में पहचान कर सकता है। तो व्यक्ति किस तरह से प्राकृतिक से रिलेटेड होगा ही होगा, तभी तो वो वनस्पति और जीवों को जो है क्या करेगा, सुंदरता को पहचान पाएगा। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर वही होगा। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? तो शिक्षा नीति देखिए इसमें पहले आप निगेटिव को छाट लीजिए। एक भाषावाद तो होगा नहीं, पाठ्यक्रम मानवीकरण होगा ही नहीं, मूल्यांकन से कोई लेना ही देना है मूल्यांकन, लेकिन जो है यहाँ पर क्या है, सबसे अगर सही आंसर आ रहा है तो बहुभाषावाद, क्योंकि बच्चे को एक भाषा सिखाने के साथ साथ अगर अदर भाषा भी सीखते हैं तो उनके क्या होता है, बौद्धिक विकास ज़्यादा होता है, उनकी क्षमताएं अदर बच्चे की अपेक्षा ज़्यादा होती है। आगे है, एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि अधिक लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं, लड़कियां जो है आज्ञाकारी और ईमानदारी होती है। ठीक है, यहाँ पर लड़कियों और लड़के की बात क्या 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 किया जा रहा है, यहाँ पर आपको जेंडरता विभिन्नता दिखाई दे रही है। इसीलिए देखिए अगर यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता होता तो वही होता, लेकिन दिया नहीं है, पक्षपात है, तो जेंडर पक्षपात होगा, क्योंकि यहाँ पर पक्षपात किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन मेरा गलती हो चुका था, लेकिन आपको गलती ना हो, मुझे जो है समझने में गलती हो गया। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के आकलन, ठीक है, तकनीक और विधिया का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के आकलन तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये बात सही है। अगर बच्चों को ज़्यादा से सिखाना है तो तकनीकी का भी प्रयोग करना है। सेकंड कारण दिया है कि कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चे की प्रगति और विकास क्षेत्र में बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं। सही बात है, मूल्यांकन तकनीक से हम ये सब सारा नहीं जान सकते हैं कि बच्चे कितना विकास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं कह दिया इसलिए क्या हो गया, ये सही। अगर हाँ कहता तो वो गलत हो जाते हैं, इसलिए दोनों कथन सही हो और आर जो एक ही व्याख्या कर भी रहा है। एक बार फिर से मैं बताते रहा हूँ कि बच्चों को तकनीकी माध्यम से सिखाएंगे तो उनका विकास ज़्यादा होगा, ज़्यादा सीखेंगे। फिर दिया है कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चों के प्रगति और विकास क्षेत्र में जानकारी प्रदान करने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकता है, इसलिए नहीं दिया है, तो सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसका आंसर ए होगा। देखिए दोस्तों आगे करा, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए
सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है, सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आंसर ही देख लेते हैं। प्रदर्शन पढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना तो आपको करना है नहीं, ठीक है, इसलिए आपको यही नेगेटिव होगा। बाकी सब देखें, सक्रिय सोचेगा तो बात सही है। शिक्षा सुविधा प्रदान करेंगे, रचनात्मक करेंगे, बच्चा ज़्यादा सीखेगा। रचनात्मक मूल्यांकन तरीके से करेंगे तो भी बच्चा ज़्यादा सीखेगा, इसलिए तुलना ही गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16, समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? समावेशी शिक्षा के लिए तो देखिए समावेशी का मतलब होता है बच्चे ग्रुपिंग के साथ सीखेंगे। तो यहाँ पर सारे निगेटिव को हटा दीजिए। क्या दिया है? तो पहला दिया लचीलापन साथ, ये तो सही है, सही माना भी गया। आप देख रहे हैं मैं निगेटिव छाट रहा हूँ। देखिए अगम्य इमारत की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अनन्य मानसिकता की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर समावेशी शिक्षा है, ठीक है। वर्गीकरण भी तो मानकीकृत। देखो मानकीकृत क्या होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा बनाया गया उसी को मानना है, नहीं था ऐसा बात नहीं। इसलिए लचीला शिक्षा साथ क्या है? समावेशी, क्योंकि लचीला रहेगा तो थोड़ा सा तेज बच्चा और कमज़ोर बच्चा एक दोनों साथ क्या सकते हैं, सीख सकते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन दिव्यांगता सामाजिक संरचना में संचार में चुनौती का कारण? देखिए दोस्तों ये मेरा गलत हो गया, मुझे जो है मैं समझ नहीं पाया अच्छे से, आपका गलती ना हो, इसलिए थोड़ा सा आप देख लीजिए। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है? चुनौतियों का सामाजिक संचार, तो देखिए आप केंद्रीयता और स्वनिष्ठता, ठीक है। अगर आपके अंदर आत्मीयता यानी कि अपने जो है अधिगम को आप क्या कंठस्थ नहीं सॉरी आप परिपक्व हैं, आप स्वयं से विचार कर सकते हैं, स्वनिष्ठता आपके अंदर है, तो ये क्या है? चुनौती का कारण है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में मदद करता है? तो ठीक है, वंचित दिया। वंचित का मतलब जो बच्चे किसी चीज़ से क्या है, उनको प्रॉब्लम है, शारीरिक विकास में अवरोधी है, कोई भी है, तो उनके लिए कौन सी मदद करेगा? विविधता में महत्व, गैर पारस्परिक तो होगा नहीं, समूह की ओर केंद्रीय शास्त्र करेंगे तो सारे बच्चे नहीं सीख पाएंगे, मानकीकृत तो होगा नहीं। तो विविधता की यानी कि जैसे जैसे बच्चे हैं, जिस तरह से शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं वैसे वैसे बच्चे को उसके अनुसार जो है शिक्षा देंगे तो उनके क्या करेंगे, उनको मदद मिलेगा जल्दी सीखने के लिए। आगे देखते हैं हम लोग। आगे दिया है कि सामग्री को कई तरीकों से प्रस्तुत करने का प्रावधान निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद करेगी? ठीक है, कौन से समावेशन में मदद करेगी? तो देख लीजिए, स्वर्ण छात्र रहेंगे तो समावेशन में आ जाएंगे, उनको अलग नहीं छाटना है। दृष्टि बाधित भी, ठीक है, कठिनाई महसूस करने वाला और गतिमान, ये सब जितने छात्र हैं ये सब क्या है, किसी न किसी चीज़ से क्या है, ये जो ग्रसित है, तो उनको जो है समावेशित अगर करके हम सबको साथ लेकर पढ़ाएंगे, कुछ बच्चे उसमें अच्छे भी रहेंगे तो यही समावेशन कहलाएगा, ठीक है। अगर हम इसे नहीं लेंगे तो समावेशन नहीं कहला पाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु, ठीक है, यथोचित और संयोजन रणनीति का युग्म है? तो देख लीजिए, समावेशन के लिए आपको दिव्यांगता जो बच्चे हैं उनके समावेशन के लिए कौन सी रणनीति अच्छा है? तो गुणन वैकल्य जो है, एक गुणन वैकल्य है तो कैलकुलेशन से ही है, ठीक है। पढ़न विकल्प पढ़ने की क्षमता नहीं है, उसको लंबे लंबे दे देंगे लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, तो क्या आ जाएगा, ये भी जो है सही नहीं। श्रवण भी है तो ऑडियो टेप करना ही नहीं है भाई, श्रवण दोष है तो क्यों ऑडियो करेंगे तो सुन कैसे पाएगा? इसलिए गुणन विकल्प में कैलकुलेटर का अगर प्रदान करेंगे तो बच्चा कुछ कर सकता है। आगे देखिए, प्रारंभिक कक्षा में निम्नलिखित अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? तो करके सीखना, नकल तो कर नहीं सकते हैं, नकल करिएगा तो क्या जो आपका विकास होगा, अधिगम नहीं हो पाएगा। रटना तो आएगा नहीं क्योंकि आप अधिगम नहीं कर, इसके अंतर्गत नहीं आते, नेगेटिव है सर सेंटेंस। आगे देखिए, दिया है अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण, सही बात है। दूसरा दिया है कारण अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक, सही बात है, दोनों सही है और आर एक ही व्याख्या भी कर रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए 22 क्वेश्चन है, कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? सार्थक बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? चलिए देखिए।
तो क्या करना चाहिए, उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना चाहिए। सार्थक करना है गतिविधियों को, तो गतिविधि अगर कराने जा रहे हैं तो बच्चों को क्या करना है, उचित संदर्भ में रखना है, ताकि सारे बच्चों को पारी पारी जो है मौका मिल सके। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक गतिविधियों शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं है। तो आवश्यकता अनुसार अनुकूलित करेंगे तो भाई ये तो योगदान है, ठीक है। चलिए ये सब पाठ नियोजन करेंगे, ये भी योगदान है। तो छात्र के लिए कठोर शिक्षण आपको नहीं करना है, जिससे योगदान नहीं मिल पाएगा, यही निगेटिव है, इसलिए आंसर यही होगा। आगे देखिए, कराए कि एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने के लिए, ठीक है, विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए। सही बात है, छात्र के दैनिक जीवन से जोड़ेंगे तो बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। बच्चे स्कूल के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेके आते हैं, ठीक है, जिस पर शिक्षिका का ध्यान चाहिए। सही बात है, बच्चे अपने घर से, अपने बाहर से बहुत सारी चीज़ को लेके आते हैं, उनका जो है ध्यान से सुनना चाहिए और उनके अनुभव को शेयर करना चाहिए, उनके जहाँ कमी घटी है उनको, ठीक है, उनका क्या एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहिए। तो ये दोनों सही है और उनकी व्याख्या भी करें। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए, निम्नलिखित में कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और समझ की जांच करने में मदद करेगा। देखिए अधिसंज्ञान क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अधिसंज्ञान का मतलब समझ कर सीखना होता है, समझिए, ठीक है। विस्मरण तो होगा नहीं, याद नहीं, रटना तो होगा नहीं, अनुकरित कोई लेना ही देना नहीं है, ठीक है। बच्चों में भ्रांतियाँ होना क्या है, एक प्राकृतिक है। सही बात है, बच्चे भ्रांतियाँ करते ही हैं, आते ही हैं, तो एक प्राकृतिक है। एक विद्यार्थी को अधिगम, ठीक है, असहायता महसूस कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो शैक्षिक गतिविधियों से अलग। अगर वो बच्चे असहायक महसूस कर रहा है तो वो सीख ही नहीं पाएगा, सोचेगा कब छुट्टी हो जाए कि हम घर चले जाएं, ठीक है ना। तो असहाय, अलगाव, ठीक है, महसूस करेगा। चलिए 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। तो रुचि के कारण नई भाषा सीखना, ठीक है, जब आपको रुचि रहेगा तभी तो आप नई भाषा सीखेंगे, ठीक है। तो ये है आंतरिक प्रेरणा के कारण है। चलिए मेरा 30 भी गलती हो गया था। अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में कौन सा कार्य प्रेरणा के कारण है। तो व्यक्तिगत लक्षण, देखिए रवैया से कोई लेना देना है नहीं, प्रेरणा से भी नहीं है। क्यों नहीं प्रेरणा से, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या दिया है कि पर्यावरण कारक कौन निम्नलिखित में अधिगम को प्रभावित करने वाला, अधिगम को आपको प्रभावित कर, प्रेरणा से तो आप ज़्यादा सीखेगा। तो प्रभावित करना आपका व्यक्तित्व लक्षण, अगर आपका लक्षण सही है, यानी कि आप रुचि रखते हैं पढ़ने लायक, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। दोस्तों ये मेरा जो है 30 क्वेश्चन CDP का है, जिसमें आप देख रहे हैं मेरा 2-3 गलती हुआ है। तो मैं आपको इस तरह से डेली के डेली बहुत सारा सेट में मारा हुआ मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपका ज़्यादा क्वेश्चन गलती ना हो। और मेरा ये क्वेश्चन दिखाने का मकसद ये था ताकि आप समझ जाएंगे कि नहीं ये यूट्यूब में जो मैं वीडियो दिखाता हूँ उनका गलत है, ताकि मेरा भी गलत ना हो। चलो दोस्त, इसके साथ मैं आपको वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।